हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और अब हम हमारे चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं ईथर का, जिसके अंदर ईथर की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बाकी हैं। तो बिना किसी देरी के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईथर की जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया बाकी हैं उसमें से अब हमें पढ़नी है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अगर अपन हिंदी में इसको बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, वैसे की वैसी हम एनिसोल के अंदर यानी ईथर के अंदर भी क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम एनिसोल का यानी हमारे एरोमेटिक ईथर का अनुनादी संरचनाएं बना करके देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रतिस्थापी को कहां पर जोड़ना है। तो यह है हमारा एनिसोल, जिसके ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर उपस्थित है। ठीक, इसका नाम है एनिसोल। ठीक, क्योंकि इस एनिसोल के ऑक्सीजन के ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दोनों लोन पेयर उपस्थित हैं, तो जैसी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं थी, सेम टू सेम सारी अनुनादी संरचनाएं एनिसोल की भी होगी। बस फर्क ये है कि फिनोल में O के साथ क्या जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ, एक CH3 समूह जुड़ा हुआ। तो जो अनुनाद स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा कि ये बंध टूट करके यहाँ पर बनेगा और ये बंध टूट करके इस तरफ आएगा। तो जो हमें अगली अनुनादी संरचना देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी कि इस वाले बंध के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ये वाला बंध टूट करके इस वाले कार्बन पर आ चुका है, तो इसके ऊपर माइनस और यहां पर बन चुका है डबल बंध OCH3 और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। अगेन इस वाले बंध को भी कुछ नहीं हुआ, इस वाले बंध को इस वाले बंध के साथ तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई है। ये वाला बंध टूटा, इसके ऊपर आ गया और यहाँ लोन पेयर से यानी इलेक्ट्रॉन युग्म से बीच के अंदर डबल बंध बन गए। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके बंध बनाए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, और क्योंकि ये बंध टूट करके इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया है तो इसके ऊपर माइनस। इसकी अगली अनुनादी संरचना के अंदर ये माइनस टूट करके यहाँ पर बंध बनाएगा और ये यहाँ पर टूट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो जिसकी अगली अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। इस बंध के साथ कुछ भी नहीं किया है, इस माइनस से बंध टूट करके यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर डबल बंध बन जाएगा। ये वाला बंध टूट करके इस वाले कार्बन यानी इस वाले कार्बन पे जा चुका है तो यहाँ पर माइनस, और अगेन यहाँ पर भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, यहाँ पर है OCH3 और इसके ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसकी अगली अनुनादी संरचना में ये बंध टूट करके यहाँ पर आएगा और ये वाला बंध जो पहले से बना हुआ था टूट करके इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो इसकी अगली अनुनादी संरचना कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये वाला बंध, इसके साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, ऊपर वाले बंध इस वाले बंध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ऊपर वाले बंध के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। इस ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला बंध यहां से टूट करके यहां पर आ चुका है, ये बंध यहाँ टूट करके इसके ऊपर माइनस जा चुका है, और इसकी लास्ट अनुनादी संरचना के अंदर क्या होगा, ये बंध टूट के इस पर जाएगा और ये वापस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो जो इसकी लास्ट अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी कि एक बंध यहाँ बन चुका है, एक बंध यहाँ बन चुका है, एक बंध यहाँ बन चुका है, यहाँ पर सिंगल बंध ऑक्सीजन CH3 और ये इसके दो लोन पे। तो ये 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है एनिसोल की, जिस तरीके से 5 अनुनादी संरचनाएं हमारे फिनॉल की बनी थी। और इन सभी अनुनादी संरचनाओं में नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि या तो ऑर्थो स्थिति के ऊपर या पैरा स्थिति के ऊपर, ये भी ऑर्थो स्थिति है, तो या तो ऑर्थो स्थिति के ऊपर या पैरा स्थिति के ऊपर माइनस चार्ज आया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें ही आएगा एनिसोल से अभिक्रिया करने के लिए, वो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जुड़ने वाला है या पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ने वाला है। इसकी अनुनादी संरचना से हमको यही काम की बात ध्यान रखनी है। तो आओ चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है इसकी हेलोजनीकरण, मतलब हमें हेलोजन को जोड़ना है, हेलोजनीकरण। तो हमारे पास एनिसोल है और हम एनिसोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराने वाले, और ये अभिक्रिया
एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की उपस्थिति के अंदर होने वाली है। तो जैसे ही हम ब्रोमीन की रिएक्शन एनिसोल के साथ एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के अंदर कराएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि एक बार एनिसोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर Br जुड़ जाएगा और एक बार एनिसोल की पैरा पोजीशन के ऊपर Br जुड़ जाएगा। तो एक बार ये एनिसोल की पैरा पोजीशन के ऊपर Br जुड़ चुका है। जब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अब Br जुड़ेगा तो इसका नाम होएगा 2 ब्रोमो एनिसोल और ये यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है, यानी ये यहाँ पर कम मात्रा के अंदर बनने वाला है। और ये जब ये इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिसोल और यही यहाँ पर हमारा मुख्य यानी मेजर उत्पाद होगा। ठीक, आपको पहले भी बताया था, आज फिर से आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि जब भी ऑर्थो वाले प्रोडक्ट बनते हैं तो अगर ऑर्थो वाले प्रोडक्ट से हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहे तो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होंगे, कम मात्रा में बनेंगे और पैरा वाले ही अधिक मात्रा के अंदर बनेंगे, क्योंकि पैरा वाले संरचनात्मक रूप से ज्यादा सम्मित होते हैं। यहाँ पर दोनों समूह एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रतिकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आप यहाँ देखो इसमें 2 ब्रोमो एनिसोल के अंदर ये दोनों समूह एक दूसरे के काफी पास जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। तो इसी प्रतिकर्षण की वजह से ये कम मात्रा में बनेगा और ये अधिक मात्रा में बनेगा। केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जब आपका आपका ऑर्थो वाला मुख्य उत्पाद के रूप में बने, वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण होने की बजाय हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाए, जैसा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर हो रहा था। तो अगर यहाँ पर प्रतिकर्षण के बजाय हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने लग जाएगा तो ये हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा, वरना हर कंडीशन में हमें पैरा वाले को मुख्य मानना है और ऑर्थो वाले को माइनर मानना है। बोलो आती बात समझ के अंदर। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन हेलोजनीकरण। जब हम एनिसोल की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के अंदर तो एक तो हमको मिलता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और एक हमको मिलता है पैरा ब्रोमो एनिसोल। और यहाँ से इस पोजीशन से और इस पोजीशन से जो हाइड्रोजन निकली थी वो बचे हुए Br के साथ क्या बना लेगी, HBr बना लेगी। बोलो आती है बात समझ में। नेक्स्ट नंबर की जिसकी रिएक्शन है, सेकंड नंबर की रिएक्शन है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और हम सबको पता होना चाहिए कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, क्योंकि हमने फिनॉल में भी ये रिएक्शन सेम टू सेम पढ़ी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसाइलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कीकरण। तो एल्कीकरण के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास एनिसोल है OCH3 और इसकी रिएक्शन हमको करानी है CH3Cl के साथ और ये अभिक्रिया होगी निर्जली यानी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर हमें एल्किल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो एक बार अगेन एक बंध यहां से टूटेगा, ये बंध यहां से टूटेगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो ये जो प्लस वाला हमारा इलेक्ट्रॉन इसने ही है, इसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना है और एक बार पैरा के ऊपर जोड़ देना है। तो यहाँ पर से जो हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो के ऊपर OCH3 और यहाँ जुड़ जाएगा CH3। एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो के ऊपर और एक बार ये यहाँ पर जुड़ जाएगा पैरा के ऊपर। एक बार ये जुड़ जाएगा पैरा के ऊपर, यहाँ पर OCH3 लिख दिया, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। तो जब ये ऑर्थो के ऊपर जुड़ेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथॉक्सी टोलुइन। और अगेन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है तो ये होगा हमारा माइनर यानी कम मात्रा में बनने वाला उत्पाद। और जब ये पैरा के ऊपर जाके जुड़ेगा तो इसका नाम बढ़ेगा 4 मिथॉक्सी टोलुइन। 4 मिथॉक्सी टोलुइन और 4 मिथॉक्सी टोलुइन हमारा क्या बनेगा, मेजर उत्पाद बनेगा।
तो ये थी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, जब हम एनहाइड्रस यानी निर्जलीय AlCl3 के उपस्थिति के अंदर CH3Cl से एनिसोल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है 2 मिथॉक्सीटोलुइन और एक मिलता है हमको 4 मिथॉक्सीटोलुइन। ये बनने वाला है मेजर और ये बनने वाला है माइनर। अब चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण की तरफ। तो जो बी नंबर की रिएक्शन है हमारी वो है एसिलीकरण, एल्कीकरण नहीं एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमको क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमको अगेन एनिसोल लेना है। एनिसोल की रिएक्शन हमको करानी है CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करानी है, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। कहां से बंध तोड़ना है, हमें यहां से बंध तोड़ना है, कार्बन टू क्लोरीन का बंध तोड़ना है। तो जैसे हम कार्बन टू क्लोरीन का बंध तोड़ेंगे तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव। तो इस कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ही बन जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाकर के जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक, इस रिएक्शन में भी अगर हम आए पीछे आते हैं, इस रिएक्शन के अंदर भी हम देखें तो यहां से जो Cl निकल रहा था, यहां से Cl और यहां से ऑर्थो और पैरा से जो H निकल रहा था उसकी उपस्थिति के अंदर यहां से HCl भी बाहर निकल रहा है। इस रिएक्शन में भी जो सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल रहा है वो HCl बाहर निकल रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पहले रिएक्शन का मेन रिजल्ट लिख लेते हैं। कार्बन टू क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन पर आया प्लस, क्लोरीन पे आया माइनस, क्लोरीन बाहर निकला और ये इलेक्ट्रॉन इस नहीं बनकर के किस पे आक्रमण कर देगा, एनिसोल के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो जब ये एनिसोल के ऊपर आक्रमण कर देगा तो जो हमें लास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगेन ये रिएक्शन भी भाई निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति के अंदर होती है, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति के अंदर होती है और वही दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। तो इधर लगा हुआ है OCH3 और यहाँ ये कार्बन से आकर के जुड़ेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है हमको कि ये जो समूह जुड़ रहा है ना आकर के, Cl हट चुका है, कार्बन से आकर के जुड़ रहा है। तो अगर ये कार्बन से आकर के जुड़ेगा तो ये C, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, एक उत्पाद तो हमको ये देखने को मिलेगा और दूसरा उत्पाद देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर ऊपर OCH3 लगा हुआ है। अब ये इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। तो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो C के साथ डबल बॉन्ड, इसको ठीक से लिखते हैं थोड़ा, C के साथ डबल बॉन्ड, इस C के साथ डबल बॉन्ड O और इसी C के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसी C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये बने हमारे पास दो उत्पाद फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण के, एक बना ऑर्थो वाला, एक बना पैरा वाला। तो जो इसका नाम होगा, अब की बार इसके नाम के अंदर हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास एक मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन आ चुका है, C डबल, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो ये जो OCH3 वाला ग्रुप है, जो पहले एनिसोल वाला ग्रुप था, वो हमारे लिए प्रतिस्थापी बनेगा। तो अगर एक बार के लिए हम इस OCH3 को छुपा लें इस तरीके से, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोफिनोन बनता है और यही हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो ये तो बन गया हमारे लिए एसीटोफिनोन। ठीक, एक बार के लिए अगर हम इसको हटा दें यहाँ से OCH3 को, इसको अगर एक बार के लिए हम इसको OCH3 को हटा दें तो क्योंकि ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है तो बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। और इसी एसीटोफिनोन की दूसरे नंबर की पोजीशन के ऊपर क्या जोड़ रखा है हमने, OCH3 जोड़ रखा है। तो अब की बार जो इसका नाम आएगा वो आएगा 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन और उसी तरीके से इस वाले का जो नाम आएगा वो आएगा 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो ये बन गया हमारा 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन और ये बन गया हमारा 4 मिथॉक्सी एटीसोफिनोन। अगेन ऑर्थो वाला बनेगा कम मात्रा में यानी होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और पैरा वाला बनेगा ज्यादा मात्रा में जो हमारा होगा मेजर यानी मुख्य प्रोडक्ट। तो ये हमारा माइनर उत्पाद है जो कम मात्रा में बनने वाला है और ये हमारा कैसा उत्पाद है, मेजर उत्पाद है जो अधिक मात्रा में बनने वाला है। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण वाला भाग। अब इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है जो है हमारी एनिसोल का नाइट्रीकरण। तो हम उस रिएक्शन के ऊपर देखते हैं हम लास्ट, चलो आगे बढ़ते हैं कि अब हमें पढ़ना है एनिसोल का नाइट्रीकरण। तो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण कराने के लिए
हमारे पास एनिसोल है और एनिसोल की रिएक्शन हमने सांद्र HNO3 के साथ कराई है, सांद्र HNO3 के साथ कराई है और अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर हो रही है। ठीक, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण नाइट्रीकरण का मिश्रण कहलाता है, जहां पर सांद्र HNO3 तो अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, जबकि सांद्र H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर उत्प्रेरक की भूमिका के अंदर है। तो जब हम एनिसोल की रिएक्शन नाइट्रीकरण मिश्रण से यानी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से कराते, तो अगेन यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। तो एक बार तो पैरा के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और एक बार ऑर्थो के ऊपर आकर के NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एक बार यहाँ पर पैरा के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ेगा और एक बार हमारा पैरा के ऊपर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार यहाँ पर हमारा आकर के पैरा के ऊपर जुड़ेगा। तो जब ये ऑर्थो के ऊपर जुड़ेगा तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो एनिसोल, जो कि हमारा बनने वाला है माइनर यानी कम मात्रा के अंदर, और ये जब पैरा के ऊपर आकर के जुड़ेगा तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रो एनिसोल, जो कि हमारा मुख्य यानी मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन थी, जहां पे हमने ईथर के जो एरोमेटिक ईथर है उसकी ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके